अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपके निसाब में से मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी की लिखी हुई एक कहानी का जायज़ा लेंगे जिसका उन्वान है अकबरी की हमाकतें। अज़ीज़ तलबा, अकबरी की हमाकतें नज़ीर अहमद की किताब मिरतुल अरूस से इक़्तिबास के तौर पे आपके सिलेबस में शामिल है। दरअसल नज़ीर अहमद की ये किताब मिरतुल अरूस उर्दू ज़बान का पहला नावल है जिसमें अकबरी और असगरी दो बहनों की कहानी बयान की गई है और बताया गया है कि अगर इस्लामी ख़ानदान की बच्चियों की सही तरबियत हो तो वो अपने घरों को किस तरह से जन्नत बना सकती हैं और सबकी आंख का तारा बन सकती हैं, और अगर बच्चियों की तालीम और तरबियत में कुछ खामी रह जाए तो किस तरह से घर में बिगाड़ पैदा हो सकता है। अजीज़ तलबा, एक नज़र मौलवी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी और उनके फ़िक्र फ़न और उनकी मसरूफियात पर डालते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मशहूर हैं और नज़ीर अहमद के नाम से भी मशहूर हैं। मौलवी नज़ीर अहमद के नाम से भी जाने जाते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली आकर वो मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए, जिनकी पोती से बाद में उनकी शादी हो गई। कदीम दिल्ली कॉलेज में अदब, फारसी, अरबी और रियाजी की तालीम हासिल की। मुलाजमत का आगाज़ एक मुदर्रस की हैसियत से किया और वो डेप्टी कलेक्ट्री के ओहदे से रिटायर हुए। इसीलिए वो शेर व अदब की दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी जाने जाते हैं। सर सालार जंग के कहने पर उन्होंने सरकारी मुलाजमत छोड़ी और हैदराबाद दक्कन चले गए, जहां वो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के मेंबर बन गए। नज़ीर अहमद की कसीर तसनीफ़ात में मिरातुल अरूस, बिनातुन्नाश, तौबतुन्नसू, इब्नुल वक्त, अय्यामा, रोयाए सादिका, फसाना मुब्तला और ताज़ीरात हिंद कानून शहादत शामिल हैं। मौलवी नज़ीर अहमद सर सैयद अहमद खान की इस्लाही तहरीक में पेश थे। चुनांचे उन्होंने इस्लामी मुआशरे की कहानियां लिखकर उम्मत मुस्लिमा और हिंदुस्तान के मुसलमानों की इखलाकी और समाजी और इस्लामी तरबियत करने की कोशिश की। अकबरी की हमाकतें उनकी किताब मिरातुल अरूस से लिया गया एक टुकड़ा है। अजीज तलबा, अब एक नज़र अकबरी की हमाकतें के खुलासे पर डालते हैं। अकबरी अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के अलग अपने घर में रहने लगती है। उन्हीं दिनों एक कुटनी, एक औरत जो लोगों को ठगती फिरती है, शहर में आती है। अकबरी के खामद मोहम्मद आकिल ने बीवी को काफी समझाया कि किसी अजनबी औरत को घर मत आने दो, लेकिन अकबरी क्योंकि बेवकूफ है, हर एक से जल्द घुल मिल जाती है। चुनाचे वो कुटनी कुछ तबरकात लेकर उसकी गली में आती है और अकबरी अपनी नौकरानी जुल्फन को भेजकर उसे घर बुला लेती है। वो कुटनी ताड़ जाती है कि ये औरत जल्द ही शीशे में उतर आएगी। चुनाचे वो सामान के साथ कुछ चीजें तबर्रक के तौर पर अपने तरफ से मुफ्त अकबरी को दे देती है और बातों बातों में घर के हालात पूछ लेती है। अगले दिन वो फिर आ जाती है और एक रेशमी औजारबंद सस्ते दामों बेचती है। फिर मजीद घर के हालात जानने के बाद उसे इस बात का अंदाजा होता है कि क्योंकि अकबरी के यहाँ औलाद नहीं है, घर के हालात इसी वजह से कशीदा और इसका खामद इसलिए उससे नाराज भी रहता है। वो मिजाजदार को दो लौंगे देती है और एक झूठी कहानी सुनाती है कि वो किस तरह से एक बल्कीस जहानी बेगम नामी औरत के साथ हज पर गई और रास्ते में एक जजीरे पर एक बुजुर्ग से उसे ये लौंगे मिली। ये कहानी सुनकर अकबरी, जो अपने ससुराल में मिजाजदार बहू के नाम से मशहूर है क्योंकि उसके मिजाज आसमानों पे रहते हैं, वो कुटनी की और ज्यादा मुतकिद हो जाती है। चुनाचे वो उसके हुक्म के मुताबिक गुस्ल करके, कपड़े बदल के, खुशबू लगा के एक लौंग अपनी चोटी में बांधती है और दूसरी मियाँ के तकिए में रख देती है। मोहम्मद आकिल घर को साफ सुथरा देख के, बीवी को सजा समरा देख के बहुत खुश होता है। वो आकिल से यानी अपने खामद से माई हज्जन का जिक्र करती है। आकिल फिर उसको समझाता है कि एहतियात करो।
लेकिन मिजाजदार बहू को यानी अकबरी को इतनी अकल कहाँ। जब हज्जन समझ जाती है कि वो अच्छी तरह से शीशे में उतर चुकी है, तो वो एक नकली मोतियों की जोड़ी लाके मिजाजदार को खरीदने के लिए कायल करती है। अब अकबरी के पास पैसे नहीं हैं, चुनाचे कुटनी उसको मशवरा देती है कि तुम जेवर बेच के ये सुच्चे मोतियों की जोड़ी ले लो, वरना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हज्जन मिजाजदार का जेवर देखती है तो कहती है कि इस पे तो मैल चढ़ी है, इसको धुलवाओ। मिजाजदार कहती है कि कौन धुलवाए। हज्जन कहती है ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं धुलवा देती हूँ। तुम नौकरानी को जुल्फन को मेरे साथ भेज दो। आधे रास्ते में जाके हज्जन बहाना बनाती है और जुल्फन को कहती है कि नाक की कील तो वहीं पानदान पर पड़ी रहेगी, जरा भाग के वो ले आओ। जुल्फन भागम भाग घर पहुंचती है तो अकबरी की आंखें खुलती हैं कि मेरे जेवर में तो कहीं भी नाक की कील नहीं थी। चुनाचे जुल्फन भागम भाग गली में पहुंचती है, लेकिन तब तक हज्जन गायब हो चुकी है। अकबरी सर पीटती है, चीखम धाड़ मचती है। लोग उस इलाके तक उसको ढूंढने जाते हैं जहां का कुटनी ने बताया था कि मैं मोमगरों के छत्ते में रहती हूँ। वहां जाके पता चला कि वो 4 दिन पहले घर छोड़ चुकी है। लोगों ने बथेरा ढूंढा, मियाँ बीवी में खूब लड़ाई हुई, तमाम मोहल्ला जमा हो गया। तो पता चला कि कुटनी तो कितने ही घरों को लूट कर गायब हो गई है। थाने में इतला हुई। लोगों ने अपने तौर पर हज्जन को, उस ठगनी को, कुटनी को बहुत ढूंढा, मगर उसका कोई सुराग ना मिला। अब यहां पर इस वाक्य से पहले के हालात का इल्म होता है कि अकबरी अपने जहेज के कपड़े तबाह कर चुकी है, क्योंकि उसने उनको संदूक से निकाल कर बरसात के मौसम में धूप में नहीं डाला। चुनाचे चूहों ने उसको, उसके लिबास को, उसके कपड़ों को कतर डाला। जब तक ससुराल में रही तो सास उसके कपड़ों की देखभाल करती रही। अलग हुई तो कुछ कपड़ों को दीमक चाट गई, चूहों ने काट दिए, कोई कपड़ा भी सलामत ना रहा। दरअसल घर के बर्तन पहले ही चोरी हो चुके थे, वो भी इनकी नालायकी। अकबरी और उसकी नौकरानी खा पी के सो रहे थे, चोर आया और सारे बर्तन ले गया। अकबरी को उसकी नानी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था, चुनाचे वो सारी जिंदगी मुसीबत में रही। ना उसने कोई हुनर सीखा, ना उसके मिजाज में कोई इस्लाह हुई। और अलग रहने की वजह से, उसके बदसलीका होने की वजह से तमाम असबाब खाक में मिल गया। अगर उसका खामद मोहम्मद आकिल भी उसी की तरह होता तो शायद एक दूसरे से उनका रिश्ता टूट जाता, लेकिन उसने हमेशा अपनी अक्ल और शराफत से काम लिया। तो मुसन्निफ आखिर में कहते हैं कि अकबरी के हालात पढ़ने के बाद कभी गुस्सा आता है, तबीयत कुड़ती है, चुनाचे मजीद लिखने को दिल नहीं चाहता। अजीज तलबा, अगर हम बात करें कि इस सबक को हम इंसानी नुक्ता नज़र से इस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो ये भी आपको बताता चलूं, क्योंकि जब तक हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि हम सबक को किस तरह से तैयार करें, हमारे उस सवाल में कमी और खामी का अंदेशा रहता है। तो यहाँ पर आप इस बात को मद्देनज़र रखिए कि आपके सिलेबस का ये सबक अकबरी की हमाकतें, जो मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी का लिखा हुआ है, इसमें से आपको 2 तरह के सवालात आ सकते हैं। एक तो इसमें से आपको इसका खुलासा लिखने के लिए दिया जा सकता है। ये एक बहुत मज़े का और आसान सबक है। एक दफ़ा इसको पढ़ने से इसका खुलासा याद हो जाता है। खुलासा जो है ये 2.5 सफ़ा पर मुश्तमिल हो। कोशिश कीजिए 2-2.5 सफ़ों से ये तवील ना हो, वरना ये खुलासा नहीं रहेगा, सबक बनता जाएगा और आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। इस सबक में से दूसरा सवाल आपको पैराग्राफ की तशरीह के तौर पे दिया जा सकता है। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आपको समझा देता हूं कि पैराग्राफ की तशरीह करते हुए आप सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपने इस सबक का निचोड़ लिखना है, जो 5-6 लाइनों से ज्यादा ना हो। उसे हम आपको सवाल कहते हैं, जिसमें आप मुख्तसरन बताएंगे कि इस सबक में क्या हुआ, पैराग्राफ से पहले और बाद में क्या हुआ। फिर आप हेडिंग देंगे पैराग्राफ की तशरीह और पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। आप सबक के पैराग्राफ की तशरीह करते हुए उसमें किसी आयत और हदीस का तर्जमा शामिल कर सकते हैं, कोई शेर लिख सकते हैं। इससे आपकी तशरीह का सवाल ज़रा मजबूत हो जाएगा और आपके 2-2.5 सफ़े भी मुकम्मल हो जाएंगे। और एक और चीज़ मद्देनज़र रखिए कि आप इस सबक के मारूजी सवालात जो हैं,
कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs भी तैयार कीजिए, वो आपकी गाइड में मौजूद होंगे। इस चीज़ का एहतमाम कीजिए कि अगर मारूज़ी हिस्से में से अगर आपको इस सबक के मुतालिक इस सबक में से कहानी में से कोई एक नंबर का सवाल आ जाता है तो आप उसका भी जवाब दे सकें। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने उस्ताद काशिफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपके इल्म में इजाफा फरमाए।